साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि यूपीटीपीएससी का यूपीपीईटी है, जो प्रिविलेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 2026 का, यह फॉर्म आ चुका है और यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा निकाला जाता है। याद रखिएगा, इसका जो है यह विज्ञापन संख्या 16 है, लिखित परीक्षा 2026 का है। देखिए कब एग्जाम होता है इसका। दिया है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1/8/2026 से है। 1/8 यानी कि आज हम जो बना रहे हैं 5 तारीख को बना रहे हैं। और इसका आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक जो तिथि है वो 3 तारीख से है, ठीक? और पंजीकरण जमा करने और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 1/9 तक है। और शुल्क समायोजन के लिए है 8/9 तक। याद रखिएगा, यानी 1 तारीख से फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने का 3 तारीख से था और अंतिम जो है डेट जो है सबमिट करने की तिथि है, जो पंजीकरण और जमा शुल्क करने की अंतिम तिथि है 1/9 तक है। और समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि 8-9 तारीख को है, माने 8 तारीख और 9 महीने में है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसका डेट है 3 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में, यानी 3 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, और 8 तारीख तक वो समायोजन और संशोधन करने के लिए तिथि आया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि ओटीआर पहले भरना होगा। अगर बहुत लोग से ओटीआर पहले, अगर पहली बार जो दिए होंगे ना, जो पहली बार दे रहा होगा तो उनको तो ओटीआर भरना होगा। लेकिन अगर जो कई बार फॉर्म भर चुके हैं तो उनके लिए ओटीआर होगा। आप यूपीटीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर सीधे आप वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये याद रखिएगा, ये इसका uptplsc.gov.in पर, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले जैसे मान लीजिए आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। और जो व्यक्ति फॉर्म भर चुका है उनके लिए ओटीआर की आवश्यकता विशेष तौर पर नहीं होगी। देखिए, ओटीआर पूर्ण करने वाले यहाँ दे दिया है कि 2025 के पंजीकरण के माध्यम से ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर परिवर्तनीय रहेंगे। मतलब कि ये देखिए दिया है कि अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपरिवर्तित रहेंगे। और उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में समस्त विवरण संशोधन किए जा सकते हैं। मतलब जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं, मतलब कि आपका नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी संशोधन किया जा सकता है। तो ये इसका विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। यह जो है यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा अर्हता की अनिवार्यता है और इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका कौन-सा भाग क क्या है। ये दूसरा पेज है। ऑनलाइन के लिए क्या-क्या करना होगा? आपको ऑनलाइन निर्देशन दिया हुआ है यहीं पे। देखिए, यहाँ पे एक विशेष तौर पे दे दिया है कि आपको क्या-क्या करना है। देखिए, यहाँ पे यह जो है प्रमाणीकरण करना है, फिर पंजीकरण करना है, उसके बाद से शुल्क भुगतान और प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपको uptplsc.gov.in के माध्यम से आप वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यह जो है अर्हता 2026 का है, तो यह पीटी इसका जो होता है ना, फॉर्म भरेंगे तो 3 साल के लिए यह वैलिड रहेगा। ये बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है। ओटीआर के लिए वही चीज़ दिया हुआ है, ओटीआर भरना होगा। वेरिफिकेशन कोड या घोषणा पत्र जो भी लगेगा आपको लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्लिप पृष्ठ उपलब्ध, यानी कि प्रोसेस पेमेंट के लिए है। इसका समायोजन करना होगा। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पालन करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं। यह है कि किसी अन्य निर्धारित भुगतान का अनुमति नहीं है। माने इसके अलावा कोई भी अगर भुगतान करेंगे तो यह भुगतान मान्य नहीं होगा। ठीक है? आपको जो भी शुल्क लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको शुल्क दिया हुआ है विशेष तौर पे कि शुल्क शुल्क किसको कितना लगेगा। देखिए, यहाँ पे आवेदन जो शुल्क है अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए है, यूआर के लिए ₹160, प्रोसेसिंग शुल्क जो है 25, यानी कि ₹185 टोटल लग जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और 25 प्रोसेसिंग, यानी कि ₹185। अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति इसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए ₹95, दोनों मिलाकर के, यानी कि प्रोसेसिंग फीस सब में सेम है। दिव्यांग जन हेतु जो है ₹25 है, आवेदन शुल्क नहीं है, ये प्रोसेसिंग बस फीस है और ₹25 ही लगेगा। और इसके बाद से जो दिया हुआ है कि यहाँ से अगर अनुमानदेय होगा ना, तो महिला के यहाँ पे दिया हुआ भी है, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, सैन्य वियोजित, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रमांक 1 और 4 का उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार देय होगा। यानी कि अगर सामान्य वर्ग में है महिला, तो अगर भूतपूर्व सैनिक और ये जो है सैन्य वियोजित, आश्रित, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला, तो अगर सामान्य के हैं तो सामान्य के अनुसार पैसा देंगी, पिछड़ा का है तो पिछड़े वर्ग के अनुसार देंगे।
मतलब लगेगा उसमें पैसा, ठीक है? ये याद रखिएगा। दिव्यांगजन है, अगर महिला में है तो उनके लिए उतना ही आवेदन होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी उतना ही जो लगेगा, पुरुष का उतना ही महिला का लगेगा, ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, संशोधन के लिए है, संशोधन का है। यहाँ पे देखिए, अनुमान संशोधन दिनांक 10/8/2026 के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, ठीक है? और 8/9 को निर्धारित, यानी अंतिम जो तिथि रहेगी ना, मतलब कि संशोधन करने के लिए 8 और 9 यानी कि 8 तारीख सितंबर महीना और 2026 में निर्धारित तक रहेगा, वहाँ तक। आगे देखेंगे, इसके लिए विशेष तौर पे अब हम लोग देखेंगे कि छूट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष है, यानी कि कुशल छात्र के 5 साल है, यानी कि यहाँ पे 2003 के अनुसार यह आयुष में 5 वर्ष है। ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म भरेंगे तो वो आ भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम दे दिया है, देखिए पाठ्यक्रम कहाँ-कहाँ से दे दिया है। आपको इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा 5, इसमें जैसे है सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है। फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये 5 नंबर का जो इतिहास था, बौद्धिक धर्म यानी बौद्ध धर्म है, जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उद्भव और स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल, यानी 5 नंबर का है। उसमें देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद और उदय, विधायी संशोधन का ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद से अंत में यह दिया हुआ है भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में समझिए, ये भी 5 नंबर का है। तो इसमें है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में क्या-क्या दिया हुआ है, जिससे भारत का भी पूछ सकता है और विश्व का भी भूगोल पूछ सकता है। जिसमें नदियाँ घाटी, भूजल संसाधन, पहाड़ियाँ, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, और भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल और जलवायु और मौसम, टाइम ज़ोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन, प्रवास। ये सब आपको हम लोगों को पढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था में क्या-क्या दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में दिया हुआ है। ये भी 5 नंबर का है, यानी कि 1947 तक जो अर्थव्यवस्था है, 1947 से लेकर के 1991 तक, वो जिसमें से योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड। फिर से आगे यहाँ पे और दिया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार जो है, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था, और 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, यानी कि कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी सुधार। ठीक है? तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर से आपको 5वें नंबर पे है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे से 5 क्वेश्चन आएगा। यह है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत एवं कर्तव्य और संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। जिला प्रशासन भी है, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएँ हैं। फिर इसके बाद से सामान्य विज्ञान में है, तो ये डिटेल नहीं दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। 1 कक्षा 9 और 10 के साइंस से आ जाएगा, या 5 नंबर का। इसमें से 5 नंबर में कम से कम 3 नंबर तो सही हो जाता ही है। यह है कि भौतिक भूगोल है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है, यानी कि 9 और 10 का बुक पढ़ लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित है, या प्रीवियस ईयर पी बाई क्यू पढ़ लेंगे ना, पी बाई क्यू तो हो जाएगा। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक और कड़ी और औसत है। ठीक है? हिंदी में थोड़ा-सा टफ आता है। तो टफ कहाँ होगा? संधि नहीं टफ आता है। यहाँ पे विलोम पर्यायवाची शब्द थोड़ा-सा टफ आता है, ये आप कर जाएँगे। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग, ये सब तो बहुत लोग भी जानते भी होंगे। और ये समश्रुत विभनार्थ शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, अशुद्धियाँ हो गई, लेखक और रचनात्मक, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा-सा घबरा जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंग्लिश और ये दिया हुआ है अंग्रेजी, जनरल अंग्रेजी व्याकरण को ध्यान नहीं देना है। अपठित गद्यांश जो आता है तो इसको भी याद रखिएगा, 5 नंबर का आता है, जिसमें से ये हो जाएगा, और 3 नंबर का ये आता है अपठित गद्यांश। तो इसमें से ज़्यादा तौर पे आप लोग किताब बुक ढूँढना पड़िएगा, और जो पढ़ना है पढ़िएगा, लेकिन इसके लिए ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिए। इसमें जो है ना, 1-2 कंप्रिहेंशन अगर लगा लेंगे तो आपको आ जाएगा। तर्क और शक्ति में, यानी कि लॉजिक और रीजनिंग में क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क एवं
कथन विश्लेषण। इसके बाद से आता है समसामयिकी 10 नंबर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत और वैश्विक यानी कि करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी पूछता है भारत का और विश्व का। उसके बाद से आपको 12वें नंबर पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस। भारत के पड़ोसी देश, देश और राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आपको जानना है, जिसे करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में जानना होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है, विश्व संगठन है उनका मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार और विजेता और जलवायु परिवर्तन, यानी कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे जो हिंदी में आया था ना वहाँ पे 5 नंबर का, ये भी आएगा आपका 10 नंबर का। ये इसमें होता है गद्यांश होता है, 5-5 नंबर का 2 गद्यांश आ जाएगा। ग्राफ और ये जो है विश्लेषण भी आ जाएगा, वो भी 5-5 नंबर का 2 आता है। तालिका ग्राफ यानी कि 10, यानी कि ये जो होता है कुल मिलाकर के 20 नंबर का आएगा। एक ग्राफ से होगा, तालिका से आएगी, तो आपका टोटल मिल करके आएगा, हाँ या आएगा 100 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसमें से आप परसेंटाइल में जितना बढ़िया ले आएंगे वो तो पेपर पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर चीज़, इसको ध्यान रखिएगा। क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों के संबंध में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पर आधारित होगा। यानी कि सीनियर सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि 12th पास तक का हो जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा का प्रकार जो होगा, परीक्षा का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प प्रश्नों पर आधारित होगा। और प्रत्येक गलत प्रश्न उत्तर जो होता है A1/4 काट दिया जाएगा, यानी कि आपका 4 सही होगा, 4 गलत हो जाएगा ना, 1 सही हो जाएगा तो आपका कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो अच्छा चीज़ दिया हुआ है, स्कोर क्या है कि 3 वर्ष का लिए वैलिडिटी दिया हुआ है। जो तिथि है जो 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगा, यानी कि जो स्कोर कार्ड जारी होगा वह 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। फिर ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे यहाँ दिया है कि पुष्टि अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि स्वप्रमाणित मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि जब भी अब ज़रूरत लगेगा तो आपको हमको जमा करना होगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ विशेष तौर पे तो और कुछ नहीं लिखा है। तो इतना ही था। और ये याद रखिएगा कि आपका फार्म जो है, यहाँ से याद रखिएगा फार्म कब तक है फार्म भरना। वो फार्म भरना है मेरा, प्रकाशन तिथि 1 तारीख को था, लेकिन फार्म यहाँ से भरा जाएगा, यानी कि 3/8 से 3 अगस्त से भरा जाएगा। और अंतिम जो है ना 1 तारीख तक फार्म भरने का, अप्लाई करने का है, यानी कि 1 सितंबर तक। उसके बाद से 8-9 तारीख, 8 और 9वाँ महीना में, 8 तारीख को 9वाँ महीना में तक आपको समायोजन, शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ओटीआर भरना है और जितना जल्दी हो सके आप लोग भर दीजिए, हम भी अपना फार्म भर देंगे। और साथ में याद रखिएगा इसका तैयारी करेंगे। पहले बार मेरा परसेंटाइल 45 था, लेकिन बहुत कम नंबर था परसेंटाइल, तो इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी करते हैं। आने वाला समय हम लोग के लिए भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।